अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग जजमेंट, जजमेंट किस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जजमेंट को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, जब हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया सीआरपीसी का, स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करती है। चैप्टर 14 में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 14 से ही आपकी एक्चुअल सीआरपीसी स्टार्ट हो रही है। चैप्टर 14 में हमने ये डिस्कस किया कि एफआईआर होने के बाद, एफआईआर होने के बाद जब चालान जमा होता है कोर्ट के अंदर, जो पुलिस जमा करवाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि मजिस्ट्रेट किस तरीके से कॉग्निजेंस लेगा 190 के तहत। कॉग्निजेंस अगर वो लेता है तो अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो किस तरीके से ट्रांसफ़र करता है केस को 192 के तहत। ठीक है, 190 सब क्लास और 192 में क्या फ़र्क है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम आ गए कंप्लेंट केस के अंदर के कंप्लेंट केसेस के अंदर हमारे पास जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट किस तरीके से मूव ऑन होती है, कंप्लेंट कि विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट किस तरीके से होती है, इशू ऑफ प्रोसेस किस तरीके से होता है। ये हमने 200 से लेकर 205 सीआरपीसी के अंदर देखा। नहीं स्टूडेंट, अक्सर आप ये देखते हैं ना कि हमें जो प्रोविजंस है वो याद नहीं होते, तो प्रोविजंस याद किस तरीके से करने, मैंने कोई हिफ्ज नहीं किए या मैंने अभी कोई रट्टा नहीं मारा जो मैं ये कह सकूँगा मैंने रट्टा मारा हुआ है और मुझे याद हो गए। जब आप इन प्रोविजंस को 2 से 3 बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे, प्रोविजंस आपको याद हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। खैर 200 से लेकर 205 कंप्लेंट केस का हमने देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए किस पे, हम आ गए मेजिस्टेरियल ट्रायल पे कि मेजिस्टेरियल ट्रायल किस तरीके से चलता है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि भाई 241 के अंदर क्या होता है कि राइट ऑफ द अक्यूज्ड है कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी। डॉक्यूमेंट सप्लाई होने के बाद फिर हमने क्या देखा कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 242 के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, अगर अक्यूज प्लीड गिल्टी करता है तो उसको कन्विक्ट कोर्ट किस तरीके से करेगी, अगर नॉट प्लीड गिल्टी करा है तो फिर किस तरीके से उसके एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद फिर क्या हो रहा है, वो एक्विट या कन्विक्ट हो रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल 245 के अंदर। फिर हमने ये देखा कि 249 ए ने हमें ये बात की कि भाई मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट जो है किसी भी स्टेज पे अगर उसको लगता है कि ये अक्यूज जो है इसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, उसको वो क्या कर सकता है, एक्विट भी कर सकता है और कन्विक्ट भी कर सकता है। फिर हमने 247 के अंदर देखा कि कंप्लेंट केस है, अगर मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, कंप्लेंट केस को अगर डील कर रहा है तो 247 के अंदर कंप्लेनेंट की एब्सेंस में वो क्या कर सकता है, कौन कौन से पावर्स हैं। 248 के अंदर विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेनेंट अगर विड्रॉ कर जाए कंप्लेंट से तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है फिर आपका केस ही ख़त्म हो सकता है। अच्छा, फिर हमने जो है उसके बाद हम कहाँ आ गए, उसके बाद हम आ गए अदर ट्रायल के अंदर। समरी ट्रायल हमने डिस्कस किया 260 से लेकर 265 तक समरी ट्रायल हमने डिस्कस किया। फिर 265 ए से लेकर 265 के तक हमने देखा कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल और हाई कोर्ट का ट्रायल, जिसके अंदर हमने जब डिफरेंशिएट ड्रा किया था लास्ट टाइम तो हमने ये देखा कि इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 265 जी का फ़र्क है और 265 ए का फ़र्क है कि भाई जो भी आपकी प्रोसीडिंग होगी वो इंस्टीट्यूट की कौन करेगा, उसका आगाज़ कौन करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आगाज़ करेगा। ठीक है, और 265 जो जी है उसने बता समिंग अप ऑफ एविडेंस, एविडेंस को सम अप किस तरीके से किया जाएगा। तो 3 से 4 प्रोविजंस हमने देखे जो कि एक दूसरे के साथ मैच नहीं थे, बाकी अदरवाइज मैजिस्टेरियल ट्रायल और कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल बिल्कुल सेम ही था। और जो कंप्लेंट केसेस के अंदर 247 248 का प्रोविजन था वो आपके इसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल के अंदर मौजूद नहीं था, ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, फिर हम कहाँ आ गए, फिर हमने जो है कुछ मिसलीनियस प्रोविजन देखी 240 कुछ 300 से समथिंग, हाँ 300 से ऑनवर्ड हम गए तो 300 जी। उसके बाद हमने बिल्कुल जो है बीच वाले जो सेक्शंस थे वो छोड़ दिए थे क्योंकि वो ओमिटेड थे। 237 के अंदर टेंडर ऑफ पार्डन ऑफ अकम्प्लिस, अकम्प्लिस को किस तरीके से टेंडर किया जाता है, पेशकश की जाती है, वो डिस्कस किया था। फिर 241 से लेके 252 तक मिसलिनियस कुछ प्रोविजंस थे वो डिस्कस किए, जर्नल प्रोविजंस को डिस्कस किया। और फिर मोड्स ऑफ टेकिंग एविडेंस को लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि एविडेंस किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। 164 कन्फेशन जो है वो उसका मोड क्या है, किस तरीके से वो रिकॉर्ड होता है, 364 के साथ उसको किस तरीके से पढ़ना है, ये हमने देखा।
और आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज हम देखने जा रहे हैं जजमेंट के बारे में कि जजमेंट किस तरीके से लिखी जाएगी, जजमेंट कौन लिख सकता है, आपका जो एक जज है वो किस तरीके से जजमेंट राइट डाउन पेन डाउन करता है और साथ ही साथ वो पढ़ के किस तरीके से ओपन कोर्ट के अंदर सुनाता है जजमेंट को। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन के बारे में कि मिसाल के तौर पे मजिस्ट्रेट क्या करता है, किसी को सज़ा सुना देता है। अब जाहिर सी बात है वो जब सज़ा सुनाएगा तो सज़ा सुनाने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी। आपने अक्सर देखा कि इमरान खान को रिहा कर दिया गया, चले भाई रिहा तो कर दिया गया, अब उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, यानी कि उसको रिहाई नहीं मिल रही। कोर्ट ने रिहा कर दिया है लेकिन रिहाई नहीं मिल रही। अब इसका क्या मोड है, ये आगे चल के हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ना है, 366 से लेके 373 तक। 366 क्या कहता है? मोड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट। 366 ने हमें क्या बताया? मोड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट। किस तरीके से जजमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, जजमेंट किस तरीके से पास की जाएगी। The judgment in every trial in any criminal court original jurisdiction shall be pronounced in the substance of judgment shall be explained in open court either immediately after the termination of the trial and some subsequent time of the notice to be given parties pleader। क्या बोला 364 ने, क्या हमें बताया? 364 ने हमें सिंपल इतना गाइड किया कि भाई ओपन कोर्ट के अंदर होगी, पहली बात तो। दूसरी बात फिर हमें क्या बताई? दूसरी बात फिर हमें कुछ इस तरीके से बताई कि भाई ओपन कोर्ट के अंदर तो होगी, ट्रायल कंक्लूड हो गया, ट्रायल कंक्लूड होने के फौरन बाद भी हो सकती है और कुछ जो है क्या दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए कि भाई इस दिन पे आपकी जजमेंट प्रोनाउंस होनी है। इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और सम अदर लैंग्वेज विच द अक्यूज्ड इन हिज प्लीडर अंडरस्टैंड और हिज प्लीडर अंडरस्टैंड। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इंग्लिश के अंदर भी हो सकती है या फिर उर्दू के अंदर भी हो सकती है। द होल जजमेंट शैल बी रेड प्रिजाइडिंग जज, मतलब प्रिजाइडिंग जो जज है आपका वो ही पढ़ के सुनाएगा। वही क्या करेगा? वही सबको पढ़ के सुनाएगा कि भाई जजमेंट हमने जजमेंट में क्या लिखा है। अच्छा, जजमेंट जब पढ़नी हो तो पूरी की पूरी जजमेंट नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि जजमेंट 10 पेजेस की भी हो सकती है, 100 पेजेस की भी हो सकती है। उसके लास्ट में आप जो है ये देख लें सिंपली कि जजमेंट किसके हक में आई है, किसके अगेंस्ट आई है, बस। The accused shall, if in the custody, be brought up, and if not in the custody, be required by the court to attend and hear judgment delivered। मतलब कि वो accused का भी ये राइट है कि वो जजमेंट को सुनेगा, अगर बाहर है कहीं और खड़ा है तो उसको बुलाया जाएगा, आप इस जजमेंट को पूरा का पूरा सुने, ये भी एक राइट ऑफ एन accused आ जाता है। आ रही बात समझ में? Except where his personal attendance during the trial has not dispensed with, मतलब डिस्पेंसेशन अगर हो गई है फिर उस कंडीशन में तो ठीक है भाई, डिस्पेंसेशन है वो पर्सनल अटेंडेंस से डिस्पेंस्ड विथ है तो फिर तो उसका आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अदरवाइज, क्या अदरवाइज का मतलब कि उससे हटके जितने भी केसेस हैं उसमें उसको आना होगा और उसको जो है जजमेंट सुननी होगी। फाइनल ओनली ही इज एक्विटेड, ठीक है, आइदर ऑफ विच इट मे बी डिलीवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर, मतलब अदरवाइज अगर फॉर एग्जांपल अगर डिस्पेंसिएशन है पर्सनल अटेंडेंस की तो उसके प्लीडर की प्रेजेंस में भी सुन सकता है। नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिडेट बाय रीजंस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी हिज प्लीडर डे और फ्रॉम द प्लेस नोटिस्ड। जब नोटिस हो गया उसके बाद भी पार्टी नहीं आती तो पार्टी ये नहीं क्लेम कर सकती कि हम नहीं आए थे, अब आपने किस तरीके से जजमेंट सुना दी। तो ये पार्टीज़ का राइट है, पार्टीज़ का राइट भी और पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि पार्टीज़ खुद से आके वो जजमेंट को सुने। Nothing in this section shall be constructed to limit any way extend the provision of 357 के 537 के प्रोविजन को ये एक्सटेंड नहीं करती। अच्छा, अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ शल बी प्रोनाउंस, दिस इज शल बी रेड आउट इन ओपन कोर्ट, यानी कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि ओपन कोर्ट के अंदर जजमेंट सुनाई जाएगी। इसमें कोई ये नहीं किया जा सकता, इसमें कहीं भी किसी किस्म की एक्सेप्शन नहीं है कि जो जजमेंट है वो इन कैमरा होगी। लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट, कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। 367 ने क्या बताया? लैंग्वेज ऑफ जजमेंट। जजमेंट की लैंग्वेज कौन सी होगी? Every such judgment shall accept as otherwise expressly provided by this court be written by the presiding officer of the court from the direction
लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इन इंग्लिश, फिर वही बात आ गई कि या तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी या फिर होगी इंग्लिश। मतलब तकरीबन हमारे जो सिंध के अंदर या हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देख लें तो वो इंग्लिश के अंदर ही होती है, और वो जब प्रोनाउंस की जाती है तो वो उर्दू में प्रोनाउंस की जाती है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। उसके बाद आप आ जाएं 368 सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर सेंटेंस ऑफ डेथ पास हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 368 जो है आपने अक्सर मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा। अच्छा, अब क्या देखा होगा ये भी मैं बता दूं। एक तो ये मार्कर जो है ना, लगता है हमें कोई फैक्ट्री वगैरह याद करनी पड़ेगी मार्कर्स की, जिसमें हमें मार्कर्स खुद से बनाने पड़ेंगे। बाकी पाकिस्तान का आपको पता ही है। अब ये मार्कर कल लेके आया है बच्चा, यकीन करें कल लेके आया है, और इसके हालात कुछ इस तरीके से हैं कि अभी सिर्फ मैंने एक लेक्चर ही रिकॉर्ड किया और एंड हो गया है। अच्छा, सेंटेंस ऑफ डेथ, सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी को सेंटेंस ऑफ डेथ पास हो जाए तो फिर क्या होगा। When any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till he is dead. अच्छा, अब इसके बिहाइंड पर्पस क्या है, ये थोड़ा शायद आपके जहन में सवाल उभर रहा हो। हैंग्ड टिल ही इज डेड, ये तो आपको क्लियर हो गया कि जजमेंट जब प्रोनाउंस होगी तो उसमें ये बताया जाएगा कि जब तक ये शख्स मरता नहीं है तब तक ये लटकता रहेगा, यानी कि नेक जो है वो लटकती रहेगी जब तक ये इस शख्स की डेथ नहीं हो जाती। अब इसके बिहाइंड रीज़न क्या था, इसके बिहाइंड ऑब्जेक्ट क्या था। 1898 से बिफोर, जब हमारे पास किसी को डेथ सेंटेंस पास होता था ब्रिटिशर्स के दौर में, तो उस टाइम पे होता कुछ यूँ था कि टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया कि भाई कब तक जो है इसको लटकाना है। तो जाहिर सी बात है इसके प्रिविलेज भी हासिल थे कि भाई 2 सेकंड तक, 5 सेकंड तक या 10 सेकंड तक उसको लटकाया गया, या मैक्सिमम 1 मिनट तक लटकाया गया। 1 मिनट तक लटकाने के बाद भी अगर कोई शख्स नहीं मरा, उसने अपने आप को बचा लिया किसी तरीके से, तो वो कहता है मेरी सज़ा तो पूरी हो गई, मैं तो बच गया। इसलिए पर्टिकुलरली ये वर्ड लिखा गया 368 का कि भाई जब जजमेंट प्रोनाउंस होगी, जब किसी शख्स को सेंटेंस ऑफ डेथ होगा, तो सेंटेंस ऑफ डेथ होने के बाद उसको तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। अच्छा, अब आपने आप में से किसी ने ये भी सवाल किया कि सर ये जो डेथ सेंटेंस होती है ये सुबह के टाइम पे क्यों होती है। अच्छा, उस टाइम पे मैंने जवाब इस वजह से नहीं दिया, मैंने कहा ऑन द रिकॉर्ड, ताकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चल जाए इसके बिहाइंड एक जो है लॉजिक क्या था। प्रीवियसली क्या होता था ब्रिटिशर्स के दौर में कि फांसी की सज़ा जब होती थी तो फांसी की सज़ा दोपहर में, शाम में या किसी भी टाइम हो जाती थी, और जो अंग्रेज़ होते थे वो इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते थे। मतलब कि किसी को फांसी दी जा रही है तो वो उस इवेंट को बड़ा एंजॉय करते थे, तो अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ आके उसको देखते थे। भाई चलो आज हम देखते हैं कि किसी को फांसी दी जा रही है, तो देखो आप किस तरीके से किसी को लटका के मार दिया जाता है। बाय द वे ये देखा नहीं है आज तक, लेकिन अक्सर मूवीज़ के अंदर ही देखा है और सुना भी है कि किस तरीके से अगर किसी को लटकाया जाए तो विद इन फ्यू मिनट्स उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, तो इसके बिहाइंड रीज़न क्या था कि सुबह सवेरे मतलब नमाज के बाद का जो टाइम होता है उसके उस वक्त जो है उसको फांसी दी जाती है। तो जब ब्रिटिशर्स का दौर था, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, या जब भी वो चाहते थे उस शख्स को फांसी दे दिया करते थे। जब फांसी उसको आ रही होती थी, उसका पेट भरा हुआ होता था खाने पीने से, तो जब खाने पीने से पेट भरा हुआ होता था तो जाहिर सी बात है उसको उल्टी आ जाती थी, टूल पास हो जाता था, जिसकी वजह से उनका, अंग्रेज़ों का जो मज़ा था ना फांसी को एंजॉय करने का, वो किरकिरा हो जाता था। वो कहते थे व्हाट इज़ दिस, व्हाट ब्लश इज़ दिस। तो इस वजह से उस फांसी की जो टाइमिंग है वो चेंज कर दी गई कि सुबह सवेरे। अब सुबह सवेरे का टाइम ऐसा टाइम है कि जिस टाइम पे आपकी हर चीज़ जो भी पेट में होती है वो हज़म हो जाती है। मतलब आप बिल्कुल, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर चुका होता है, तो उसके बाद कोई भी ऐसी नहीं बचती गुंजाइश कि किसी को उल्टी वगैरह आए या टूल पास हो जाए किसी भी अक्यूज़ का। तो इस वजह से इसकी टाइमिंग सुबह रखी गई। और ये जो आप अक्सर देखते हैं, ये हम आगे चल के भी पढ़ेंगे कि पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जब फांसी किसी को दी जाती है, फांसी देने के दौरान ये देखा जाता है कि इसको बुखार वगैरह तो नहीं है, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, इस कंडीशन में फांसी को रोक दिया जा सकता है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर कोई तो प्रेग्नेंट लेडी जब तक उस चाइल्ड की बर्थ नहीं दे देती, ये आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर क्लियर वर्ड्स लिखे हैं, पूरा का पूरा एक सेक्शन मौजूद है इससे रिलेटेड, कि प्रेग्नेंट वुमेन जब तक उस चाइल्ड को बर्थ नहीं दे देती और जब तक उसकी
ब्रीथ फिटिंग है, तब तक वो उसकी जो सज़ा है उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। पोस्टपोनमेंट ऑफ पनिशमेंट के अंदर हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी सज़ा को क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब अगर कोई शख्स बीमार है तो मतलब बीमारी के दौरान भी फांसी नहीं देनी, जब तक वो शख्स सही नहीं हो जाता बिल्कुल, तब तक उसकी सज़ा को क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और फिर जो मोड्स हैं उस तरीके से उसकी फांसी दे दी जाएगी। फांसी देता कौन है, जाहिर सी बात है जल्लाद ही देता है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। डेट द हैंग बाय द नेक इज डेट, दिस वर्ड शुड बी इंसर्टेड इन द सेंटेंस द ओनली मोड ऑफ एग्जीक्यूशन नॉन द कोड दैट द हैंगिंग ऑफ द नेक टिल द कन्विक्ट इज डेड। तो ये केसला हमें मिला कौन सा, ये है 1952 PLD लाहौर, पेज नंबर 578। 1952 PLD लाहौर, पेज 568, जिसने हमें इसको मज़ीद एलोबरेट कर दिया, ठीक है। फिर आ जाएं कोर्ट नॉट टू अटर जजमेंट, 369, कोर्ट नॉट टू अटर जजमेंट। क्या कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट जो है क्या कर सकती है, जजमेंट को अटर कर सकती है, नहीं कर सकती। सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स हाई कोर्ट बाय द लेटर पेटेंट हाई कोर्ट नो कोर्ट विथ साइंड द जजमेंट शल अटर और रिव्यू द सेम। अच्छा, अब देखें रिव्यू के बारे में बता रहा है। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रिव्यू का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सिविल लिटिगेशन के अंदर है, और एक केसला भी मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था कि क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन फिर हमें 369 का एक प्रोविजन मिला जो हमें क्या कहता है कि कोर्ट जजमेंट को अटर नहीं कर सकती, कोर्ट जजमेंट को रिव्यू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्ट क्लेरिकल मिस्टेक। अगर तो कोई क्लेरिकल मिस्टेक आ गई तो उस सूरत में ही क्या हो सकता है कि जजमेंट को रिव्यू किया जा सकता है और जजमेंट को अटर किया जा सकता है, यानी चेंजिंग उसके अंदर की जा सकती है। 371 कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू अक्यूज्ड। 371 ने सिंपली क्या कहा, कॉपी टू बी गिवन टू अक्यूज्ड। अक्यूज्ड पर्सन को क्या दिया जाएगा, कॉपी दी जाएगी। ये अक्यूज का ये भी एक राइट है कि जब 371, ये भी अक्यूज का एक क्या राइट है कि अक्यूज्ड को कॉपी दी जाएगी, किसकी कॉपी दी जाएगी, जजमेंट की। केस ऑफ पर्सन सेंटेंस टू डेथ, व्हेन द अक्यूज्ड इज सेंटेंस विद डेथ सेशन द जज शैल फर्दर इन्फॉर्म हिम पीरियड विद इन विच ही विशेस टू अपील। अच्छा, अब अपील के बारे में बताया गया 372 के अंदर, अपील के बारे में बताया गया। ये 372 है नहीं, 371 सब क्लास 2। अब देखें, जब आप किसी भी अक्यूज को देख लें, अक्यूज को जब डेथ सेंटेंस हो गई, डेथ सेंटेंस होने के बाद उसको ये बताया जाएगा भाई अपील का आपके पास इतना टाइम पीरियड है, आप अपील करना चाहते हैं तो अपील कर सकते हैं। अब अपील का कितना टाइम है, जब हमने लिमिटेशन एक्ट शेड्यूल 2 ओपन किया तो मिनिमम हमें टाइम मिला अपील का सेंटेंस ऑफ डेथ के अंदर, कि डेथ सेंटेंस के अंदर क्या है, डेथ सेंटेंस के अंदर अपील का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम है। अच्छा भाई, वो कौन सा टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड है, वो सिर्फ और सिर्फ 7 डेज का टाइम पीरियड है। 7 दिन तक, यानी 7 दिन के अंदर अंदर एक जो अक्यूज्ड है वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, सेंटेंस ऑफ डेथ अगर उसको पास हो चुकी है तो, ठीक है। अच्छा, खुद से करना चाहे तो खुद से भी कर सकता है, जेल सुपरिटेंडेंट के थ्रू भी कर सकता है और प्लीडर के थ्रू भी कर सकता है। उसके बाद जजमेंट टू बी ट्रांसलेटेड 372, द ओरिजिनल जजमेंट शल बी फाइल्ड with the record of proceeding and where the original recorded in the different language the court accused so requires translate into the language of the court shall be added in such record। जब वो रिकॉर्ड होगी, किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड होगी, जिस भी लैंग्वेज में रिकॉर्ड होगी वो उसको बताया जाएगा, ट्रांसलेट हो रही है तो वो भी बताया जाएगा किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड हो रही है। कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस ऑफ charge of prosecution in case tried by the court of session, the court shall forward a copy of its findings and sentence to the officer in charge of the prosecution
इन द डिस्ट्रिक्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द ट्रायल वाज हेल्ड। मतलब जब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या कर दिया, कोर्ट ऑफ सेशन ने एक जो है जजमेंट पास कर दी, तो उसने जो भी फाइंडिंग्स निकाली वो उसको फॉरवर्ड कर देगी। किसको फॉरवर्ड कर देगी? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को, कि हमने क्या क्या फाइंडिंग्स निकाली, मतलब वजह भी बताई जाएगी साथ ही साथ कि ये जजमेंट प्रोनाउंस क्यों की गई है। देखें, जब कोर्ट क्या करती है, जजमेंट प्रोनाउंस करती है, वो यूं ही नहीं अपनी मर्जी से जजमेंट प्रोनाउंस कर देती है, विथ रीजंस वो बताएगी कि हमने क्या क्या फाइंडिंग्स देखी, किस वजह से हमने जो है इसको डेट ऑफ डेथ सेंटेंस पास की है, किस वजह से हमने इसको कन्विक्ट किया है, किस वजह से हमने इसको एक्विट किया है। मतलब दोनों ही कंडीशंस में वो क्या बताएगी, दोनों ही कंडीशंस में वो रीजंस रिकॉर्ड करेगी। अच्छा, अब रीजंस रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब आपने एक फिक्रा सुना होगा कि अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ये कहती है कि भाई एक जो इनोसेंट पर्सन है उसको सज़ा नहीं आनी चाहिए, इनोसेंट पर्सन को सज़ा नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक जो मुजरिम है उसको अगर सज़ा आ जाती है तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब क्या है? अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। अक्यूज्ड आइदर अक्यूज्ड ही रहेगा, मुलजिम ही रहेगा जब तक उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाता। अच्छा, जुर्म साबित नहीं होता, अगर कोर्ट को डाउट भी क्रिएट हो जाता है कहीं ना कहीं। देखें, जो आपका प्रोसिक्यूशन साइड होता है, जो आपका अक्यूज साइड होता है, अक्यूज साइड का जो प्लीडर होता है वो क्या करता है, वो डाउट्स ही क्रिएट करता है। डाउट्स किस चीज़ में क्रिएट करता है? वो डाउट्स इस चीज़ में क्रिएट करता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ डाउट्स क्रिएट कर दें कि आप यहाँ नहीं थे, आप यहाँ थे तो आपने जुर्म नहीं किया, आप पर साबित नहीं हो रहा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे दो चार भी डाउट्स ऐसे क्रिएट कर दिए जिससे अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई इसने हो सकता है कि ये जुर्म ना किया, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट क्या करेगी, उसको विद बेनिफिट ऑफ डाउट की सूरत में उसको एक्विट कर देगी। लेकिन कोर्ट की मर्जी पे डिपेंडेड है, अगर कोर्ट चाहे तो आगे चल के सेम ही केस को रीओपन भी कर सकती है, या अगर कोई और प्लीडर है तो वो प्लीडर भी उस केस को रीओपन करवा सकता है। मतलब ये भी डिपेंड करता है किस पे, प्लीडर्स पे, ये भी डिपेंड करता है आपके वकील हजरात पे। एक केस था, अभी आप कहेंगे सर पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, तो ये बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बात होती है मैंने सिर्फ वही करनी होती है, इधर उधर की मैं बातें ज़्यादा नहीं करता। आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए होंगे कितने शॉर्ट होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो उस केस में क्या हुआ कि जो अक्यूज़ था उसने मर्डर किया था, उसने एडमिट किया अपने एडवोकेट को, मैंने ये मर्डर किया है, आप मुझे किसी तरीके से इसमें एक्विट करवा दें, कन्विक्शन से बचा दें, या इधर आप मुझे सिर्फ इतना करवा दें कि मेरी डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करवा दें लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। आप यकीन करें, एडवोकेट ने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट पे एक्विट करवाया। किस पे? बेनिफिट ऑफ डाउट पे एक्विट करवाया। अब जब बेनिफिट ऑफ डाउट पे उसको एक्विट हो जाता है वो, तो वो कहता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं देखो खुल्लम खुल्ला घूम रहा हूँ। फीस उसने कितनी दी थी? यही कोई 30-40 लाख रुपए। लेकिन उसने कहा वाकई अब मैं समझ गया कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपने झूठ को सच और सच को झूठ करके पेश करना होता है, और जीतता सिर्फ और सिर्फ वही है, वही वकील है जो आपकी कोर्ट को, जजेस को कन्विंस करना जानता है। जब आप जजेस को कन्विंस करना जान गए, इट मीन्स के केस को हैंडल करना, किस तरीके से केस को चलाना है, वो सब का सब कोर्ट ही आपके ओवर हैंडेड है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग जजमेंट। अब यहाँ तक किसी किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।